हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और फेरीमैग्नेटिज्म के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बेसिक नॉलेज के लिए अपने को पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है और फिर बात करेंगे फेरीमैग्नेटिज्म के ऊपर। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात और बता देता हूँ कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है इसके ऊपर हमने ऑलमोस्ट सब की सब वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप वो सब वीडियो देखना चाहते हैं तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे आपके डिफरेंट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी। क्वांटम का प्लेलिस्ट मिलेगा, स्टैटिस्टिकल का मिलेगा, सॉलिड का मिलेगा, क्लासिकल का मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का मिलेगा। एमएससी के जितने भी ब्रांच है ऑलमोस्ट सब के टॉपिक हमने अपलोड कर रखे हैं। अगर आपको समझ आते हैं तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही अपने दोस्तों में भी वो वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के ऊपर। तो जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है इनका जो बिहेवियर है वो फेरोमैग्नेटिज्म जैसा ही होता है, पर इनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो जीरो होता है। अब इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो की होता है, इसके ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक डोमेन्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। मतलब अगर मैं एक एटॉमिक डोमेन्स देखूंगा तो उसका स्पिन कैसे मिलेगा, अपवर्ड मिलेगा, दूसरा ठीक इसके डाउनवर्ड मिलेगा। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, पर इनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। सब के सब अपने को यहाँ पे ऐसे ही मिलेंगे, एक अपवर्ड स्पिन के साथ, एक डाउनवर्ड स्पिन के साथ, एक अपवर्ड। इसका इफेक्ट ये न्यूट्रलाइज कर देगा, इसका इफेक्ट ये न्यूट्रलाइज कर देगा, इसका इफेक्ट कोई और न्यूट्रलाइज कर देगा। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जीरो हो जाएगा। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट या डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। या फिर हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो एक एटम है या एक इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन कैसा होता है, ms होता है 1/2। दूसरा जो मिलेगा उस कितना मिलेगा, -1/2। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट देखूँ तो रिजल्टेंट कितना आएगा अपने पास, जीरो आएगा। और ये जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म मैग्नेटिक इफेक्ट है ये फर्स्ट टाइम मैग्नीज ऑक्साइड के अंदर ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था। और जो ये एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हैं इनका मैग्नेटिक फील्ड की अब्सेंस में जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो जीरो रहेगा। अभी बता दिया जीरो क्यों रहेगा। अब अगर मैं इनको उठा के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दूँ तो ये कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन यहाँ पे शो करना स्टार्ट कर देंगे। और साथ ही इनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इनका मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज होता रहता है। और यहाँ पे जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होगा वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही होगा। अगर मैं उस टेम्परेचर को एक्सीड कर जाता हूँ तो इनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक पॉइंट और, इन सब्सटेंस का मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन किस टेम्परेचर के ऊपर होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं नील टेम्परेचर। नील टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन है वो मैक्सिमम होता है। अगर हम इस टेम्परेचर को एक्सीड करके आगे जाते हैं तो इनका जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो यही सब हमने यहाँ पे बता रखा है। उसके बाद थोड़ा सा बात करेंगे इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऊपर। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसी प्रॉपर्टी ये शो क्यों करते हैं, मतलब जो कुछ मटेरियल है वो एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है वो डायामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो क्यों करते हैं, तो वहां पे हमने देखा था इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण वो डायामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करते हैं। उसके बाद हमने देखा फेरोमैग्नेटिक जो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो शो क्यों करते हैं, तो वहां पे देखा था इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के कारण और स्पिन एंगुलर मोमेंटम के कारण कोई भी सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। सेम डिटो हमने देखा था फेरोमैग्नेटिज्म में, वहां पे भी बिल्कुल यही था। अब हम बात करते हैं कि जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है ये प्रॉपर्टी कोई भी सब्सटेंस क्यों शो करता है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये सब एटॉमिक इफेक्ट के कारण शो होती है। क्वेश्चन ये है कि सब एटॉमिक इफेक्ट क्या होता है, तो इसका जवाब तो आपको मिल गया होगा। कोई सब्सटेंस एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, इसका आंसर है सब एटॉमिक इफेक्ट के कारण कोई सब्सटेंस एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो सब एटॉमिक इफेक्ट है इसके ऊपर। तो हमने मान लिया जैसे अपने पास कोई आयरन है, आयरन ऑक्साइड हमने ले लिया, हमने यहाँ पे लिया है Fe2O3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फेरस देखें, आयरन देखें तो आयरन अपने पास 2 है और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, 3 है। अब ये जो Fe है, आयरन और ऑक्सीजन है, ये किसी भी क्रिस्टल के अंदर इस टाइप से अरेंज होंगे कि यहाँ पे जितना क्लॉकवाइज स्पिन होगा उतना ही क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। जितना क्लॉकवाइज होगा उतना ही क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसका इफेक्ट ये कैंसिल कर देगा, इसका इफेक्ट ये कैंसिल कर देगा। तो आई होप आपको इसका जवाब भी मिल गया होगा कि कोई सब्सटेंस एंटी फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो क्यों करता है, सब एटॉमिक इफेक्ट के कारण। अब इसको एग्जाम में अगर गलती से आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं है, अगर गलती से आता भी है तो इसका जो थ्योरी का पोर्शन है वो हम किस टाइप से लिखेंगे उसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ओरिजिनेट
when the spin magnetic moments of neighboring atom are ordered in the anti-parallel arrangement। मतलब यहाँ पे जो नेबर एटम है, नेबर एटम मतलब जो पड़ोसी एटम है, उनका जो स्पिन होता है वो कैसे होगा, स्पिन मोमेंटम किस टाइप से होगा, एक का अपवर्ड दूसरे का डाउनवर्ड, एक का अपवर्ड एक का डाउनवर्ड, या फिर ये भी बोल सकते हैं एक क्लॉकवाइज स्पिन के साथ होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज के साथ होगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं एक प्लस आपके साथ होगा, एक माइनस आपके साथ होगा, और इनका जो रिजल्टेंट है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म इफेक्ट ड्यू टू इंटरपेनिट्रेटिंग सब एटॉमिक लेटिस ए एंड बी। मतलब यहाँ पे क्या है, अपने पास दो इंटरपेनिट्रेटिंग लेटिस होंगे, मतलब यहाँ पे ये है कि एक का स्पिन अपवर्ड दूसरे का डाउनवर्ड, एक का स्पिन अपवर्ड दूसरे का स्पिन डाउनवर्ड। इसको मैंने ए बोल दिया, दूसरे को बी बोल दिया, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। तो ये रीजन भी होता है कहीं ना कहीं टू इंटरपेनिट्रेटिंग सब लेटिस के कारण कोई भी सब्सटेंस एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी शो करता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं सब एटॉमिक इफेक्ट के कारण। ठीक है, तो वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियसली मैग्नेटाइज इन वन डायरेक्शन। एक तो ए तो होगा अलग डायरेक्शन में, जो बी होगा वो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और उसका टोटल मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रखा है, दिस टाइप ऑफ मैग्नेटाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन MnO क्रिस्टल। मैग्नीज ऑक्साइड के क्रिस्टल के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटाइजेशन in the external magnetic field the neighboring magnetic moment cancel out to each other and मटेरियल हैज़ नो मैग्नेटाइजेशन। अब अगर मैं बात करूं कि जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म मटेरियल है उसके ऊपर हमने कोई भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है, तो उसका जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा, क्योंकि वो एक दूसरे का इफेक्ट वैसे ही कैंसिल कर देंगे, तो उसका कोई भी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। उसके बाद दे हैव 0 एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट। ये नेट मैग्नेटिक मोमेंट बता रखा है 0 होगा, उसका रीजन बता दिया, MS एक प्लस आप होगा एक माइनस आप होगा, रिजल्टेंट कितना आ जाएगा अपने पास, 0 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बता रखा है, व्हेन ए फील्ड इज अप्लाइड ए स्मॉल मैग्नेटाइजेशन अपीयर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब अगर मैं किसी एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दूँ तो उस एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर स्मॉल सा मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा फील्ड की डायरेक्शन के अंदर ही। ठीक है, और विच इज इंक्रीज फर्दर विद टेम्परेचर, और जो मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस होगा वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि किस टेम्परेचर की लिमिट तक वो इंक्रीज करेगा, या फिर वो टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा तो वो इंक्रीज करता जाएगा। तो इसका आंसर ये है कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक ही उसका मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज करेगा। अगर मैं उस टेम्परेचर को एक्सीड करके आगे जाता हूँ तो उसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगा, फिर वो डिक्रीज करेगा। तो द मैग्नेटाइजेशन बिकम द मैक्सिमम। अब जो मैग्नेटाइजेशन है वो सब्सटेंस ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर एक्वायर कर सकता है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, तो वो मैक्सिमम कब होगा, वो क्रिटिकल टेम्परेचर Tn के ऊपर मैक्सिमम होगा। ठीक है, और Tn को जो Tn है उसको हमने यहाँ पे बोल दिया नील टेम्परेचर। एक सेकेंड, ट्रेन जा रही है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो इसके लिए हम थोड़ा सा रुकते हैं एक बार। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसके ऊपर, Tn के ऊपर। Tn वो नील टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का मैग्नेटाइजेशन मैक्सिमम होता है। उसके बाद, और ये जो हमने नील टेम्परेचर लिया है ये बिल्कुल एनालोगस है, बिल्कुल किसके जैसा है, क्यूरी टेम्परेचर के जैसा। क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर हमने ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में बात कर ली है। जो फेरोमैग्नेटिज्म के ऊपर हमने जो टॉपिक अपलोड किया था उसमें हमने बहुत अच्छे से बताया था और उसका कुछ रिजल्ट भी निकाला था। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की किसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अबोव दिस टेम्परेचर द मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज कंटिन्यूसली। अब इस टेम्परेचर से अगर मैं ऊपर जाता हूँ, नील टेम्परेचर से मैं ऊपर जाता हूँ, तो मैग्नेटाइजेशन वहाँ पे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। अब हम यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन है, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। किस टाइप का ग्राफ यहाँ पे प्लॉट होगा, तो स्टार्टिंग में जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो क्या होता है, जो मैग्नेटाइजेशन है वो इंक्रीज होता जाता है पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो इसका मैग्नेटाइजेशन कुछ इस टाइप से इंक्रीज करेगा, पर एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो उससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा और जिस टेम्परेचर के ऊपर वो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, Tn बोलेंगे। ये हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे क्या है अपने पास, नील टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर इसे नील टेम्परेचर से और आगे टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो इसका जो मैग्नेटाइजेशन है वो डिक्रीज होना यहाँ पे कुछ इस टाइप से स्टार्ट हो जाएगा।
और इसकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसका जो रिलेशन आता है, हालांकि हमने ये कैलकुलेट नहीं किया पर डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, पर पहले वाले जो है जैसे फेरोमैग्नेटिज्म का है, पैरामैग्नेटिज्म का है, डायामैग्नेटिज्म का, वहाँ पे हमने ससेप्टिबिलिटी बहुत अच्छे से निकाली थी। इसके लिए इसकी यहाँ पे इसलिए काउंट नहीं कर रहे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है, और पूछी भी नहीं जाती। तो क्या आएगी का ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या आती है, C/T प्लस थीटा, ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आती है। अब अगर मैं बात करूं कि हमने पीछे फेरोमैग्नेटिज्म के केस में क्या निकाली थी, तो वो हमने क्यूरी वाइस लॉ की हेल्प से बहुत अच्छे से निकाली थी। क्या निकाली थी, काई इक्वल टू C/T माइनस TC, और TC क्या था, यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर था, जिसकी हमने TC की जो वैल्यू थी वो हमने क्या ली थी, लैम्बडा C के आसपास कुछ ऐसी ही वैल्यू वहाँ पे निकाली थी, ठीक है। और अगर पैरामैग्नेटिज्म की बात भी करनी हो तो पैरामैग्नेटिज्म का भी हमने निकाला था। पैरामैग्नेटिज्म का यहाँ लिख देता हूँ, क्या था, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी टेम्परेचर के, और कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस करते हैं तो वहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो क्या आएगा C/T। C क्या था, यहाँ पे क्यूरी कांस्टेंट था, और यहाँ पे भी हमने जो C लिया है वो क्या है, क्यूरी कांस्टेंट है। तो इतना आप एंटी फेरोमैग्नेटिज्म के बारे में लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो फेरीमैग्नेटिज्म है ये किस कारण से शो होता है, या फिर ये इसका जो रीजन है वो क्या होता है। तो अगर हम बात करें फेरीमैग्नेटिज्म की, तो यहाँ पे भी जो स्पिन है वो क्या होती है, एंटी पैरेलल होती है। एक का स्पिन क्या होगा, अपवर्ड होगा, दूसरे का स्पिन डाउनवर्ड होगा, एक का स्पिन अपवर्ड, दूसरे का स्पिन डाउनवर्ड। पर यहाँ पे एंटी पैरेलल स्पिन होने के साथ साथ जो मैग्नीट्यूड है वो मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया, इसका मैग्नीट्यूड हमने कितना मान लिया, 1/2 मान लिया। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3/2। इसका मैग्नीट्यूड 1/2 और इसका मैग्नीट्यूड 3/2। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली इसका इफेक्ट कैंसिल नहीं कर पाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर रह जाएगा। अब अगर मैं फेरीमैग्नेटिक स्टांस को भी उठा के अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखना चाहूँ, तो वो इसके जितने भी एटम है या जितने भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। और इसकी भी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसका रिलेशन भी हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, वो भी क्या आएगा, 2C/T प्लस TN। C क्या है, क्यूरी कांस्टेंट है, TN क्या है, यहाँ पे नील टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये था अपने पास जो एंटी फेरोमैग्नेटिज्म है और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और जो फेरीमैग्नेटिज्म, उसके ऊपर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया हो। अगर समझ आया हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट